आपने बहुत बार सुना होगा मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संस्फीति रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं। दरअसल मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं जिसमें सामान्य कीमत स्तर में लगातार वृद्धि की दशा पाई जाती है, जबकि अविस्फीति का अर्थ है अविस्फीति डिफ्लेक्शन बहुत कुछ मुद्रास्फीति के विपरीत लक्षणों वाली होती है। अविस्फीति की दशा में राष्ट्रीय आय व उत्पत्ति में कमी होती है और प्राय सामान्य कीमत स्तर में भी गिरावट आती है। लेकिन विस्फीति के द्वारा मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय जो काम में लिए जाते हैं उससे उसे कंट्रोल किया जाता है। इससे बढ़ी हुई कीमतें पुनः अपने सामान्य स्तर पर आने का प्रयास करती हैं। अविस्फीति एक तरह से एक लक्षण है अर्थव्यवस्था में असंतुलन की दशा का, जिसमें कि क्रय शक्ति का संकुचन कीमत स्तर में गिरावट का कारण या परिणाम होता है। दरअसल अविस्फीति में जो उसका प्रमुख लक्षण है वो कीमतों में गिरावट माना जाता है, लेकिन इसके सहायक लक्षणों में बेरोजगारी का बना रहना या बढ़ना, उत्पत्ति में कमी का आना व समाज में आय में गिरावट का आना भी शामिल किया जाता है। और जो अपन व्यापार चक्र पढ़ते हैं, यह दशा व्यापार चक्र के नीचे की तरफ आने वाले चरणों में भी देखी जाती है। इसमें फर्मों का माल नहीं बिक पाता, गोदामों में स्टॉक पड़ा रहता है, उत्पादन के मुनाफे घट जाते हैं और मंदी का वातावरण छा जाता है, जो कभी कभी महामंदी का रूप भी ले लेती है। यह है स्थिति अविस्फीति की। अविस्फीति में एक या दो या कुछ वस्तुओं की कीमत को गिरावट होती है तो उसे अविस्फीति नहीं कहते। जब कीमतों में सामान्यतया गिरावट, श्रमिकों में काफ़ी मात्रा में बेरोजगारी, उत्पादन में कमी और ये सब लक्षण होते हैं, घाटे की दशाएं, तो उन्हें अविस्फीति या डिफ्लेशन माना जाता है। दरअसल 1990 के दशक के अंतिम भाग में जापान में अविस्फीति का अनुभव किया गया, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी लंबी अवधि तक मंदी से ग्रस्त रही है। अब इसके बाद आता है अविस्फीति के क्या कारण हैं। दरअसल समग्र मांग की कमी, लैक ऑफ एग्रीकल डिमांड के कारण ये उत्पन्न होती है, और जब उपभोग व विनियोग वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति से कम हो जाती है तो सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आती है। इसे अविस्फीति कहते हैं। अविस्फीति की स्थिति में अर्थव्यवस्था में वास्तविक उत्पत्ति की मात्रा संभाव्य उत्पत्ति की मात्रा से कम रह जाती है और ये एक अविस्फीतिकारी अंतराल पैदा हो जाता है। इसके अलावा कठोर साख नियंत्रण से भी अविस्फीति की दशा उत्पन्न हो जाती है। जब सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए साख नियंत्रण के उपाय लागू करती है तो एक सीमा के बाद मुद्रास्फीति तो नियंत्रित हो जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी के हालात पैदा हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके कारण में जब एक देश में मंदी का प्रभाव होता है तो वो दूसरे देश को भी प्रभावित कर सकता है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक छूत की बीमारी है कि
जापान में और अमेरिका में आर्थिक मंदी होने से इसका गहरा व्यापारिक संबंध रखने वाले देशों में भी मंदी फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा विकासशील देशों में सार्वजनिक निवेश में गिरावट आने से निजी क्षेत्र में उत्पन्न माल की मांग घटने लगती है और ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अपस्फीति मुद्रा की पूर्ति के उसकी मांग की तुलना में कम हो जाने से उत्पन्न हो सकती है, जिससे सामान्य कीमत स्तर में कमी आने लगती है। तो ये सब कारण हैं मुद्रा अपस्फीति के। दरअसल मुद्रा अपस्फीति का प्रभाव क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, ये देखें तो इससे उत्पादकों व व्यापारियों को आर्थिक हानि होती है, क्योंकि वो नया विनियोग नहीं कर पाते, हतोत्साहित हो जाते हैं और जो पुराना विनियोग है उसे ही कायम रखना या बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इसमें ऋणदाता को लाभ होता है, क्योंकि कीमत घटने से उसकी प्राप्त ब्याज की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और जो ऋण देने वाला है, ऋणी होता है, उसे हानि होती है। इसके अलावा इसमें उपभोक्ता वर्ग को चीज़ें सस्ती होने का लाभ हो सकता है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन बेरोजगारी बढ़ने से श्रमिक वर्ग को हानि उठानी पड़ती है ना। इससे सामाजिक और औद्योगिक अशांति भी बढ़ती है। सरकारी ऋणों का वास्तविक भार बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार को मूलधन की वापसी व ब्याज की अदाई के लिए ज़्यादा साधन जुटाने पड़ते हैं। मंदी के कारण आर्थिक विकास की दर भी घट जाती है, जिससे आर्थिक गिरावट की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव हैं, अपस्फीति के भी दुष्प्रभाव होते हैं और व्यापार चक्र में ये दोनों स्थितियां देश में चलती रहती हैं, सामान्य स्थिति नहीं रहती। तो दोनों को नियंत्रित करने के लिए सरकार उपाय करती रहती है।